आज वो ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। जिब्रान और इसे लेडी डॉक्टर के पास जाना था, मगर घर में दाखिल हुई तो एक अलग ही ड्रामा लगा हुआ था। पूरा लॉन्च पार्टी की सजावटी चीज़ों से बिखरा पड़ा था। कुछ गुब्बारे इधर उधर फर्श पर घूम रहे थे। सोफे पर बैठा आदम मजे से फीडर पिए दोनों बाप बेटा किसी आपसी झड़प एंजॉय कर रहे थे। यार मोइस, सॉरी ना यार, अब मान भी जाओ। हक्का बक्का जिब्रान मोइस को मनाने ने इसके पीछे पीछे घूम रहा था, जिसने जिब्रान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। कोई सॉरी नहीं, मुझे बात नहीं करनी आपसे। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो सोफे पर हाइका के साथ टिक गया था। हाइका ने उबरू अचकाई से देखा, जिसके चेहरे पर आज पहली बार इसने नाराज़गी देखी थी। ये क्या हो रहा है? इसने आदम से सवाल किया, जो फीडर पिता मजे से कंधे उचका गया था। यार ये ले, तेरे आगे हाथ जोड़ा हूँ, बख्श दे मुझे। जिब्रान ने दोनों हाथ मोइस के सामने जोड़े, जिस पर रुख मोड़ गया। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? हाइका ने अब तो इन दोनों से सवाल किया। यार बेगम, इसे समझाओ ना कि मुझसे बात कर ले, माफ़ कर दे मुझे। जिब्रान ने हाइका से सिफारिश की। बाबा की वाइफ, इन्हें बताए कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मोइस वैसे ही मुँह फुलाए भोला था। बताओ तो सही, हुआ क्या है? यार मेरी बर्थडे भूल गए थे। मोइस का अंदाज शिकायती था। भूला नहीं था, वो बस ज़रा सा दिमाग से निकल गया। जिब्रान ने अपनी गर्दन खुजाई। एकदम हाइका के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। पिछले वीक में इसका बर्थडे था, वो 7 साल का हो चुका था। तुम्हारे बर्थडे तो पिछले हफ्ते था ना? साथ ही हाइका ने डेट दोहराई थी। देखा, इन्हें भी याद है। वैसे आप भूल गए, बात नहीं करनी आप मुझे आपसे। वो मजीद नाराज़ हुआ। यार माफ़ी मांग तो रहा हूँ, अब बख्श भी दो अपने बाप को। बेगम, जिब्रान ने एक बार फिर मदद तलब निगाहों से हाइका को देखा। नो, बाबा की वाइफ आप बीच में नहीं आएंगी। मोइस ने इसे टोका। मैं रूम में जा रही हूँ फ्रेश होने। आगे घुमाती वो वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो शावर लेकर चेंज किए बाहर आए तो दोनों बाप बेटा को हंसी खुशी गुब्बारे फुलाए देखकर वहीं इनके सोफे पर जा टिकी थी। गौर से बस इन दोनों बाप बेटे की कार्रवाई देखी जा रही थी, जो गुब्बारे फुलाने में मसरूफ़ थे, और एक निगाह आदम पर भी डाल लेती, जो इस वक्त वाकई बच्चा बना गुब्बारे से खेलने में मगन था। लो भाई, केक भी आ गया तुम्हारा। मोबाइल पर आई कॉल को सुनकर जिब्रान ने मोइस को खबर दी, जिसकी आंखें चमक उठी थी। जिब्रान वॉलेट से पैसे निकाले केक लेने जा चुका था। बात सुनो, तुम्हारी तो अपनी पापा से लड़ाई चल रही थी, ये आधे घंटे में सुलह कैसे हो गई? हाइका ने तजस्सुस के बारे में पूछ ही लिया। लड़ाई नहीं थी, बस मैं नाराज़ था और बाबा ने सॉरी कर ली तो मैं मान गया। मोइस ने मजे से सर से हिलाए जवाब दिया। बस सॉरी पर मान गए? हाइका को हैरत हुई। मोइस ने सर हिलाया। वैसे आपकी बर्थडे कब आती है? मोइस ने सर उठाए पीछे को गर्दन घुमाकर सवाल किया। मेरी टाइम है अभी। हाइका ने कंधे उचकाए। वो इसे बता न सकी इसकी बर्थडे अगले हफ्ते है। एक और सवाल पूछूं? मोइस ने इजाज़त चाही। पूछो। आपके बाबा कभी आपकी बर्थडे भूले हैं? क्या आप कभी इनसे नाराज़ हुई? मोइस का सवाल आम था, मगर वो आम सवाल हाइका के लिए आम नहीं था। माजी की यादें अब इसे वक्त में पीछे खींच ले गई थी। पापा आप कब आएंगे? मेरी सब फ्रेंड्स वेट कर रही हैं, केक कट करना है। हाइका ने मोबाइल पर अरसम साहब से शिकवा किया था। सॉरी बेटा, मैं नहीं आ सकता, आपकी बहन बीमार है। मैं कल आऊँगा ना, पक्का? असम ने माथा मसले से जवाब दिया। नो बाबा, नो एक्सक्यूज़। आप हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, इस बार आप आएंगे? हाइका गुस्से से बोली। हाइका बदतमीज़ी मत करो, कहा ना नहीं आ सकता, अब तंग नहीं करना। गुस्से से बोले। वो फ़ोन रख चुके थे। इसकी आंखें भीग गई थी। तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं हाइका? केक कट करना है, इसकी एक फैलो ने सवाल किया था। बाबा बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिए। तुम हर बार यही कहती हो, हर बार सबको लेट करा देती हो। मेरी मम्मा सच कहती हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं, वो अब नहीं आएंगे। इसकी बात सुनकर हाइका भी आवाज़ रोना शुरू हो गई थी। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस बिजी हैं। वो गुस्से से चिल्लाई। तुम झूठी हो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। झूठे लोगों से दोस्ती रखना गलत है, और तुम में से अब जिसने भी हाइका से बात की वो मुझसे बात नहीं करे। ये झूठी है। वो बच्ची बाकी दोस्तों की जानिब मुड़कर बोली थी। हम भी नहीं करेंगे इस झूठी से बात। झूठी झूठी झूठी। सब बच्चे इसे तंग करना शुरू हो चुके थे। कानों पर हाथ रखे वो वहीं ज़मीन पर बैठती ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो चुकी थी। किसी की जलती निगाहों ने गुस्से से ये मंजर देखा था। आई स्वेयर मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। खुद को खींचती माँ से वो डरते हुए बोली। मामा प्लीज़ लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक जैसे हो। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना डाली तुम दोनों ने। खुद तो वो शख्स वहाँ दूसरी बीवी के साथ अय्याशी कर, और तुम मनुष्य को मेरे गले डाल गया। इसके कमरे का दरवाज़ा खोले उन्होंने हाइका को अंदर पटका था। अब रहोगी ना इस कमरे में 2 दिन भूखी प्यासी, फिर अकल आएगी। हर वक्त जा बाप का राग जबान पर रहता है, देखती हूँ कैसे नहीं उतरता। इसे ज़मीन पर धक्का दिया। वो गुस्से से बोली। मामा नहीं, मुझे बंद ना करे मामा मामा। मगर एक ज़ोरदार थप्पड़ ने इसे मज़ीद कुछ बोलने से रोका था। इसे कमरे में बंद किए वो जा चुकी थी।
आंटी आंटी, मोइस ने घुटना हिलाने पर वो होश में आई। हूँ। वो चौंकी। आप ठीक है? मुतफिक अंदाज में पूछ रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम क्या पूछ रहे थे? हायका ने माजी की यादों में को पीछे झटका। आपके पापा कभी आपकी बर्थडे भूले हैं? इन्हें याद कब रहती थी? हर बार पहला जुमला खुद से बड़बड़ाए, बाद में मोइस को जवाब दिया। फिर तो दोनों सेम हुए। मोइस मुस्कुराया। नहीं, दोनों सेम नहीं है। तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास है। इसकी आंखों में अनदेखा दर्द दर्द आया था। माजी की यादें फिर से हमला आवर हुई। माँ के घर में मौजूद वो कमरा याद आया जो इन तोहफों से भरा हुआ था, जो इसका बाप भेज देता मगर खुद ना आता था। आदम, मोइस के चिल्लाने पर वो होश में आई। नजरें आदम पर गई जो मोइस के बालों को कुर्सी से मुट्ठी में थामे हुए थे और खौनकार निगाह हारका के चेहरे पर ठिकाई थी। हारका ने एक बुरज का आदम को घूरा जो मुंह बनाए मोइस के बाल छोड़ बड़ी मुश्किल से सोफे पर चढ़ता हुआ हारका की गोद में बैठ चुका था और मोइस को इन निगाहों से देखा कि ये मेरी मलकियत है, इससे दूर रहो। तुम्हारा बाप कहाँ रह गया? केक लेने गया है या बनाने? जिब्रान की गैर मौजूदगी महसूस किए इसने मुझसे सवाल किया जो आदम के जलाल को मज़ीद हवा देने को काफ़ी था। ओह हाँ, क्या? इसने जवाब देने की कोशिश की। इतनी मेहनत ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तंजिया मुस्कुराहट ली से हायका ने आदम को चढ़ाया जिसका बस नहीं चल रहा था कि वह हायका को टैंक से उड़ा दे, मगर हाय रे से छोटे हाथ अफसोस से अपने हाथों को घूरा इसने। वो देखे आ गए। मोइस ने दरवाजे की जानिब इशारा किया जहाँ से जिब्रान केक का डिब्बा थामे अंदर आया था। आप कहाँ रह गए थे? बाबा, आंटी पूछ रही थी आपका। मोइस ने इसे बताया जो केक वहाँ मौजूद टेबल पर रख चुका था। वाकई बेगम? जिब्रान, इनके लबों पर मुस्कुराहट दर आई। एकदम मुस्कान समेटी माथे पर बल पड़े। ओ शिट, या रियली सॉरी, बिल्कुल माइंड से निकल गया। हॉस्पिटल जाना था। या अल्लाह, अपॉइंटमेंट का टाइम भी निकल गया। जिब्रान ने परेशानी से माथा मसला। इट्स ओके, हम कल चले जाएंगे। आप बीमार हैं? सवाल मोइस ने किया था जबकि आदम मुंह ऊपर उठाए इसके माथे पर अपना नन्हा हाथ रख चुका था। दोनों की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर हायका का शिद्दत से रोने का दिल चाह रहा था। मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, वो धीमी आवाज़ में बोली। बुखार तो नहीं? जिब्रान ने भी फिक्रमंदी से इसका बुखार जांचा। नहीं, ठीक हूँ मैं, रेस्ट करूँगी कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाऊँगी। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से तीनों को नवाजती आदम को ज़मीन पर बिठाए कमरे में जा घुसी थी। कब से रो के आंसू बहाना शुरू हो गए थे। सर हाथों में गिराए वो एक बार फिर अपनी खामियों पर जी भर कर रोई थी। रात उतरते ही तारा बेगम, सारा और मिसम भी चले आए थे। लॉन्च में सब खुश गोबियों में मसरूफ़ थे और जब वो सबसे सलाम लिए अलग सोफे पर जा बैठी थी। तारा बेगम ने इसे 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी मगर इसने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। सारा और मिसम के चेहरों से झलकती नापसंदगी जिब्रान ने अच्छे से भांपी थी। अरसम अमीन ज़रूरी अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं आ पाए थे। बस बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट आ गया था, वरना अरसम का खुद इतना दिल था आने का। तारा बेगम ने जिब्रान को जवाब दिया। वो तो कभी सगी बेटी के लिए ना आ पाए, इसकी सौतेली औलाद के लिए क्या खाक आते? तनफर से इसने सोचा। थोड़ी देर में केक काटने के लिए सब टेबल के गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। हायका दूर ही रह रही थी इन सब से। चलो मोइस, केक काटो, इट्स आ कंप्लीट फैमिली। जिब्रान की कोट में मौजूद आदम और खड़े मोइस को देखकर सारा कैमरा ऑन किए बोली। 1 मिनट। वो हायका की जानिब बढ़ा, हाथ से थामे जिब्रान के करीब लाकर खड़ा कर चुका था। सारा खाला, अब हुई कंप्लीट फैमिली, अब लें। वो मुस्कुराया। तायरा बेगम के लबों पर मुस्कान गहरी हुई। हायका की आंखें हैरत से फैली। इसने मोइस को अजीब निगाहों से देखा। दिल में फिर से वही खूबसूरत अनोखा एहसास उजागर हुआ। सायरा ने आंखें घुमाई। जिब्रान भाई, अपनी वाइफ से कहें टू स्माइल। वो जिब्रान से मुखातिब हुई। बेगम मुस्कुराइए, जिब्रान कान में बोला। हायका के लबों पर धीमी मुस्कान दर आई। केक काटे इसने सबसे पहले हायका को खिलाए, फिर जिब्रान और आदम को। अब गिफ्ट सेक्शन शुरू हो चुका था। तमाम लोग बारी बारी अपना गिफ्ट दे चुके थे। ये आदम की तरफ से। जिब्रान ने एक वीडियो गेम मोइस की जानिब बढ़ाया जो रास्ते में ही आदम जांच पड़ताल के लिए रुक चुका था, मगर जब समझ से बाहर मामला लगा तो मोइस तक इसे जाने दिया। और आपकी तरफ से? हायका ने देखा जिब्रान ने तोहफा मांगते वक्त इसकी आंखें चमकी थी। मेरी तरफ से अभी लाया। जिब्रान मुस्कुराता कमरे की जानिब पड़ा था। देखिएगा, पक्का बाई साइकिल होगी। कब से मांग रहा था पापा से, वह हायका को बताए खुशी से चहका। जबकि हायका सोच में पड़ गई कि इसने तो कमरे में ऐसा कोई तोहफा नहीं देखा था। मोइस के चेहरे की खुशी मानन पड़ गई जब जिब्रान साइकिल की जगह हाथ में फुटबॉल का सेट उठाए लाया और इसे थमा दिया। कैसा लगा गिफ्ट? जिब्रान ने सवाल किया। बहुत अच्छा, थैंक यू पापा। इसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। इसकी ये मुस्कान हायका को जहर लगी। आज इसका खास दिन था, ये उदासी इसके लिए नहीं थी।
वैसे मोइस अपने गिफ्ट दे दिया है, तुम्हारी प्यारी नई फैमिली मेम्बर ने नहीं दिया कुछ। सारा ने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए सवाल किया। हायका को एकदम ढेरों शर्मिंदगी ने आँख घेरा। ऐसा पहली बार हुआ था कि सारा की कोई बात इसे छुपी थी। मोइस ने हायका को देखा जिसने निगाहें झुका ली थी। इससे पहले मोइस कुछ बोलता हायका बोल उठी, वो किसी सूरत सारा को खुद से जीतने नहीं दे सकती थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैंने मोइस को कुछ नहीं दिया? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके लिए कुछ लिया ही नहीं। मोइस का गिफ्ट ऑर्डर कर चुकी थी मैं, मगर वो कल डिलीवर होगा। अगर यकीन न आए तो शाम में आकर देख लेना। हायका ने शहद से भी ज़्यादा मीठी मुस्कुराहट से सारा को नवाजा। देख लेंगे, मिर्चम हिस्सा डालना ना भूला बहन का चमचा। हायका ने ज़रा सी ऊंची आवाज़ में इसे लकब से नवाजा। थोड़ी ही देर में वो तीनों अपने घर को जा चुके थे। अब बस लाउंज में जिब्रान, हायका, मोइस और अध खुली आंखों से सोया आदम मौजूद था। मैं इसे सुलाने जा रहा हूँ। आज मोइस तुम भी। आदम को उठाए जिब्रान कमरे की जानिब दौड़ा बढ़ा। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इनके जाते ही मोइस हायका से बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला? हायका ने हैरत से देखा। वही गिफ्ट वाला, आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपने गिफ्ट नहीं लिया था, मगर झूठ नहीं बोलती आप। अब सारा खाला और मिसे मामू आपका मजाक बनाएंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो इसकी फ़िक्र पर इसकी लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। झूठ नहीं बोला था, सच में गिफ्ट मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा कल। अब जो जाओ सो जाओ, लेट हो गया है। इसके माथे पर से बाल संवारे वो बोली है इसके माथे पर से बाल संवारे वो बोली। मोइस अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सरेला जा चुका था। इसके जाते ही हायका ने वानिया को कॉल मिलाई थी। मैं झूठी नहीं हूँ। मोइस का कॉल ख़त्म किए वो खुद से बड़बड़ाई। मिस्टर एंड मिसेज जिब्रान हयात। अपने नाम की पुकार पर वो दोनों उठे थे। नर्स ने इन्हें डॉक्टर के केबिन में जाने का इशारा किया था। जिब्रान ने धीरे से हायका का हाथ दबाया और दोनों अंदर दाखिल हुए थे, मगर इनका अंदर जाना एक हासिब की निगाहों से पोशीदा न रह सका। जुल्करनैन जो अपनी बीवी के मंथली चेकअप के लिए इस डॉक्टर के पास आया था, जिब्रान और हायका को दूसरी गायनी डॉक्टर के रूम में जाते देखकर वो झटका। कुछ लम्हों को दिमाग के घोड़े घोड़े दौड़ाए और फिर एक कमीनी मुस्कुराहट होठों पर दर आई। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद दोनों कुछ परेशान हुए थे, खासतौर पर हायका। डॉक्टर के मुताबिक हायका इन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मिसफिट लगी थी। इसे वज़न बढ़ाने की ज़रूरत थी और साथ ही कुछ टेस्ट भी लिख दिए थे हायका के लिए, जो अस्पताल में मौजूद लेबॉर्ट्री से करवाने थे। हायका टेस्ट करवाने जा चुकी थी, जबकि जिब्रान वहीं ठहर रहा था। हेलो डियर एक्स फ्रेंड। सामने खड़े जुल्करनैन को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। जुल्करनैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ अपनी वाइफ का चेकअप करवाने आया हूँ। वैसे तुम्हें देखा गायनी डॉक्टर के पास जाते हुए, कोई खुशखबरी है? मुझसे नहीं शेयर करोगे? वो हंसा। अपने काम से काम रखो। जिब्रान ने सर झटका। वही कर रखता अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती। तुमने तो बीवी के पीछे लगकर दोस्त को छोड़ दिया, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता जिब्रान। आखिर को तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूँ मैं। तुम्हें जो बकवास करनी है जल्दी करो, मेरा और अपना वक्त ज़ाया बर्बाद नहीं करो। जबरान दांत पीसे बोला, चिची मुझे तुम पर तरस आ रहा है जिब्रान। काफ़ी उम्मीदें लेकर आए होंगे ना तुम दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर के पास। मगर जुल्करनैन ने हज़ार अफसोस से हिलाया। मेरे पास फजूल बहस ना करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिब्रान ने इसे उंगली से जाने का रास्ता दिखाया। गुस्सा क्यों हो रहे? जा रहा हूँ यार, मगर जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। वो ये कि ना कि वो दो खबरें हैं तुम्हारे लिए मेरे पास, एक बुरी और दूसरी बहुत बुरी। कौन सी सुनना चाहोगे? गाल खिंचाए इसने सवाल किया। जिब्रान ने आंखें छोटी किए से घूरा। चलो मैं खुद ही सुना देता हूँ। जिब्रान के करीब हुआ। बुरी खबर जानते हो क्या है जिब्रान हयात? हायका कभी माँ नहीं बन सकती, वो उसके कान में बोला। जिब्रान की आंखें फैली। और इससे बुरी खबर? जुल्करनैन के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। इस बेचारे को ये बात खुद भी नहीं मालूम। वो हंसकर पीछे हुआ। जिब्रान की आंखों में खून उतर आया। वो क्या है ना, जब मिसकैरेज हुआ था इसका, तभी डॉक्टर ये बात मुझे बता चुका था, मगर मेरे जहन से निकल गई थी। अब याद आया तो तुम्हें बताने चला आया। सोचा दोस्त का भला कर दूं, टाइम बच जाएगा, फजूल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें जिब्रान गुस्से से लावा बिना इस पर झपटने को तैयार था। रिलैक्स मैन, अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है मेरा। इसे आँख मारे वो वहाँ से जा चुका था। जुल्करनैन आँख लगा चुका था। जब जिब्रान की आंखें नम हुई, इसके सामने हायका की उम्मीद भरी निगाहें घूमने लगी, मगर इस सच से वो कैसे आश न करता। जुल्करनैन की लगाई आँख में उसे जलते नहीं देख सकता था। गाड़ी ड्राइव किए जिब्रान ने अचपटी निगाह साथ बैठी हायका पर डाली थी, जिसके चेहरे पर आज खुशी की नमक इसे नजर आई थी। आंखें भी ज़रूरत से ज़्यादा ही रोशन थी। जिब्रान दिल में तकलीफ का एहसास जगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इतनी बड़ी बात हायका से शेयर करे। इसे जुल्करनैन पर यकीन नहीं था, इसलिए रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार कर रहा था। वो
थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच चुके थे। जब लॉन में ही सारा और मीसम को देखकर हारिका के माथे पर बल पड़े थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खुद से बड़बड़ाती हुई निशान से नज़रअंदाज के अंदर बढ़ गई थी। जिब्रान इन दोनों के पास जा बैठा था। तुम दोनों यहाँ खैरियत? जिब्रान ने नॉर्मल अंदाज में सवाल किया था। मोइस का गिफ्ट देखने आए आए हैं। हारिका जो कमरे में से फ्रेश होकर लॉन में इन्हीं की जानिब आ रही थी। सारा ने इसे तंजिया मुस्कुराहट से नवाजा था। सर नफ़ी में हिला। हारिका ने आंखें घुमाई थी। हारिका जिब्रान के साथ बैठ गई थी। सारा की बात पे मोइस ने भी उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखा, जिस पर इसने हल्की सी मुस्कान से मोइस को नवाजा, जो इसे पुरसुकून कर गई। मैंने कहा था ना शाम में आना। अभी शाम हुई नहीं है। तुम्हें शाम और पहर का फ़र्क नहीं मालूम? दोबारा स्क्वाड ज्वाइन कर लो। वो मज़े से बोलती सारा को जला चुकी थी। आधे घंटे बाद इसे वानी की जानिब से कॉल आई थी। वो सारा की जानिब देखकर मुस्कुराई। मोइस को पीछे आने का इशारा किया और गेट की जानिब बढ़ गई। 1 मिनट बाद इन सब ने मोइस की खुशी से भरपूर चीख सुनी तो इसकी जानिब दौड़े, जो खुशी के मारे हाइका की टांगों से लिपटा हुआ था। बाबा ये देखिए मेरा बर्थडे गिफ्ट। मोइस ने इसे बाईसाइकिल की जानिब इशारा किया जो गेट के पास मौजूद थी। वो कोई आम बाईसाइकिल नहीं थी। इस पर मौजूद ब्रांडेड का टैग इसकी कीमत बता रहा था। सारा, खाला, अमीसा, मामू देखिए मेरा गिफ्ट। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। वो एक बार फिर हाइका की टांगों से लिपटा था। अच्छा बस। हाइका थोड़ा सा पीछे हुई थी। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। सारा और मीसम जा चुके थे। मोइस लॉन में मज़े से अपनी साइकिल चला रहा था, जबकि आदम रेखता उसके पीछे था। तुम्हें इसे साइकिल नहीं देनी चाहिए थी, जिब्रान हाइकर से बोला। क्यों? मोइस इसे निगाह हटाए हाइकर ने जिब्रान से सवाल किया। वो अभी बच्चा है, अगर चोट लग गई तो? जिब्रान की फिक्रमंदी पर इसने आंखें घुमाई। वो 3 का नहीं 7 साल का है और यही तो उम्र होती है नई चीज़ें सीखने की। और वैसे भी बाईसाइकिल है, ये इस पर चोट नहीं लगेगी। तुम भी बच्चे के सामने ऐसी बातें करके इसके कॉन्फिडेंस को मत कम करना। हाइकर की बात पर इसने सर हिलाया कि अचानक इन दोनों को मोइस के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सामने देखा तो मोइस घास पर गिरा पड़ा था। जिब्रान तेज़ी से इसकी जानिब भागा था। इसे उठाया, साइकिल सीधी की। बाबा, आदम ने मुझे गिराया। पापा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे वापस छोड़ आए हॉस्पिटल। मोइस शिद्दत से रोया था। जिब्रान ने गहरी सांस खारिज की। घास पर बैठे इस नमूने को देखा जो सर पर मौजूद थोड़े बालों को खचाता साइकिल पर बैठने की तगवतगु में था। क्या तुम इसे 1 मिनट पकड़ सकती हो? सर ने इसने मोइस हाइका के हवाले किया, जो इसे बाहों में लिए कांधे से लगा चुकी थी। खुद झुककर ज़मीन पर मौजूद इस फितने को देखा। ओ भाई क्या मसला है तेरे साथ? क्यों चैन सुकून से ना खुद बैठता है ना हमें रहने देता है? वो जिब्रान के लफ्ज़ों को इग्नोर किए साइकिल की जानिब झुका। ओ हाँ किए इसने साइकिल पर बैठने का इशारा किया। जिब्रान अपनी इस सारी हड्डी को जानता था। जिब्रान अपनी इस ढीठ हड्डी को जानता था। जब तक अपनी मनमानी ना कर ले इसे सुकून नहीं आना था, इसलिए इसे बाईसाइकिल पर बिठा चुका था। आदम का चेहरा खुशी से दमक उठा, मगर यह खुशी जल्द ही मान पड़ गई जब इसके नन्हे हाथ बाईसाइकिल के हैंडल तक ना पहुंच पाए और ना ही छोटे से पाँव पैडल छू सके। माथे पर बल पड़े। घूर कर जिब्रान को देखा। यार देख, मुझे ऐसे मत घूर। घूरना है तो इस औरत को घूर, यही लाई है। जिब्रान ने हाइका की जानिब इशारा किया। आदम ने हाइका को खुद से भरी घूरी से नवाजा, जिस पर हाइका ने एक अब्रू उचकाई तो मुंह बनाया जिब्रान के आगे अपने हाथ किए ताकि उसे बिठा सके। जिब्रान के उठाते ही वो ज़ोर से अपना हाथ इसके मुंह पर छाप चुका था। अबे यार क्या दुश्मनी तेरी, हम बाप बेटा हैं। जिब्रान ने कलच कर सोचा। बेटा पर आदम की निगाह मोइस पर गई, जो हाइका की बाहों में मज़े से मौजूद था। इसके अंदर फिर से आंख भड़क उठी। बाप की गिरफ्त में मचलता वो मोइस के करीब हुआ और ज़ोर से इसके बालों को खींच डाला। मोइस एक बार फिर तड़प उठा था। आदम बार बार हाइका की जानिब जाने को मचल रहा था। जिब्रान ने बेबसी से गहरी सांस खारिज की। मोइस को थामे इसने आदम को हाइका के हवाले किया, जो हाइका के पास आते मोइस की तरह इसके कंधे पर सर रख चुका था। ये क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी बीवी ने इसे? हाइका ने भी ये अजीम सवाल कर ही डाला। जिंदा होती तो ज़रूर पूछता। सर झटकता वो अंदर की जानिब पड़ा। इसकी हालत तो एकदम हाइका के लब मुस्कुराहट में ढले थे। सर नफ़ी में हिले। वो इनके पीछे ही अंदर जा चुकी थी। ज़िंदगी अब एक डगर पर चलना शुरू हो गई थी। चंद दिनों में हाइका की रिपोर्ट्स आ जानी थी, जिस पर वो बहुत बेचैन थी। मगर बेचैनी के साथ साथ परेशानी ने भी इसे घेर लिया था। मोइस को दोबारा से चोटें लगना शुरू हो गई थी। हाइका ने बहुत बार जिब्रान से बात भी की थी, मगर ये कहकर बात डाल देता था कि खिलते हुए लग गई। हाइका को जिब्रान पर जी भर का गुस्सा आता था। अपनी औलाद को लेकर वो इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकता है? इस बात पर वो जिब्रान से बहस भी कर चुकी थी, मगर वो इसकी बात को नज़रअंदाज कर चुका था। हाइका भी ज़्यादा जोर ना दिए 2 हुर्फ लानत इस पर भेज चुकी थी। अभी इसका ऑफिस से आना हुआ था। दोपहर का वक्त था। वो स्कूल और जिब्रान ऑफिस में था।
नसरीन एक गिलास पानी लाओ। आंखें मूंदे गर्दन को दबाए इसने पानी मांगा। ये ले मैम। नसरीन की जगह दूसरी मैट की आवाज़ सुनकर हल्का हाइका की आंखें झट खुली थी। तुम नसरीन कहाँ हैं? एकदम से इसे आदम का ख्याल आया जो वहाँ नहीं था। वो जी छत पे कपड़े सुखाने गई है, आदम बाबा को भी साथ ले गई हैं। हाइका के सवाल से पहले ही वो आदम के हवाले से भी आगाह कर चुकी थी। हाइका ने सर हिलाया, पानी का गिलास थामा। पानी पिए इसने गिलास टेबल पर रखा। जब इसे नसरीन चिड़िया उतरती हुई नजर आई, अपना मोबाइल उठाया इसने खोला ही था जब यकदम वो ठटकी, खौफ से आंखें फैली, निगाह उठाए सीढ़ियों की जारी देखा जहाँ से आदम नसरीन के पीछे ही नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। आदम, वो चिल्लाई मगर देर हो चुकी थी। सीढ़ियों पर झाग वाला पानी गिरने की वजह से वो फिसलता सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। सीढ़ियों के पास का हिस्सा खून से रंग चुका था। हाइका के कदम मुंजमद हुए। वो कई साल पीछे चली गई। आदम की जगह इसे अपना आप नजर आया, अपनी मरी हुई औलाद नजर आई और उसे बेवफा का छोड़कर चला जाना नजर आया। आदम बाबा। नसरीन भागकर आदम की जानिब बढ़ी। इसके माथे से रस्ते खून पर अपना दुपट्टा रखा। चीखे मारे इसने हाइका को बुलाया, हाइका बीबी, हाइका बीबी। हाइका होश में आई तो वो तेज़ी से आदम की जानिब भागी। आदम, आदम आंखें खोलो आदम। इसका लहजा भीग गया। बाबा को अस्पताल ले जाना होगा बीबी। नसरीन की आवाज़ कानों से टकराई तो इसके छोटे से वजूद को बाहों में उठाए वो दीवानावार बाहर भागी। ड्राइवर घर पर ही मौजूद था। हालात का अंदाज़ा लगाए फ़ौरन गाड़ी निकाली और अमीन के अस्पताल की जानिब मोड़ ली। हेलो जिब्रान साहब। नसरीन ने फ़ौरन जिब्रान को कॉल की। आईसीयू के बाहर मौजूद बेंच पर बैठे इसकी निगाह दरवाजे पर ही जमी थी जहाँ आदम मौजूद था। आंखें बरस कर लाल हो चुकी थी। हाइका जिब्रान नसीम की कॉल पर सीधा अस्पताल आया था। वो हाइका की जानिब मुड़ा। जी जी जिब्रान। वो एकदम अपनी जगह से उठी। जिब्रान, वो आदम, वो जिब्रान। इसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। वो मैंने कोशिश की थी जिब्रान इसे बचा लूँ मगर मैं कातिल नहीं हूँ जिब्रान। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। इसका सांस फूल चुका था। हाइका जिब्रान इसकी हालत समझते इसे गले से लगा चुकी थी जिस पर वो ऊँची आवाज़ में रोती, आदम को बचा लो जिब्रान, इसे बचा लो। इसकी ज़बान पर बस यही अल्फाज मौजूद थे। इसे अपनी बाहों में लिए वो वहीं बेंच पर टिक चुका था। आधे घंटे के तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार डॉक्टर की जानिब से खैर की खबर इन्हें मिल गई थी। आदम का ऑपरेशन कामयाब रहा था। हाइका की जान में जान आई। जिब्रान से पहले वो डॉक्टर की जानिब बढ़ी थी। आदम, इससे मिल सकते हैं? इसके लहजे की बेचैनी सबने महसूस की थी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप थोड़ी देर में मिल सकते हैं। डॉक्टर जिब्रान का शाना थकता है वहाँ से जा चुका था। जिब्रान ने आंखें मूंदे रब का शुक्र अदा किया। अपनी बीवी को देखा, सिर्फ आंखें बिखरा हुलिया और डॉक्टर पर मौजूद कपड़ों पर मौजूद खून और से यूँ अपनी औलाद की फिक्र में घुलता देखकर जिब्रान आसूदगी से मुस्कुराया। पिछले दिनों वो इसको लेकर हुई लड़ाई हाइका की कई बात याद है। कितने गुस्से से बोली थी कि वे बच्चे जिब्रान के और जब इसे परवाह नहीं तो वो भी नहीं करती। हाइका। जिब्रान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हूँ वो चौकी। आदम से मिलना है। हाइका का सर में अंदाज में हिला। अपने साथ लिए जिब्रान रोड की जानिब बढ़ा जहाँ आदम को शिफ्ट कर दिया गया था। नन्हे से वजिद को मशीनों और पट्टियों में जगड़े देखकर एक बार फिर इसकी आंखें भर आई थी। शीश, वो ठीक है। इसे रोता देखकर जिब्रान ने तसल्ली दी। जिब्रान, मैंने कोशिश की थी इसे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। टूटे फूटे अल्फाजों में इसने अपनी बात मुकम्मल की थी। इसके लहजे में मौजूद डर जिब्रान ने अच्छे से भांपा था। मुझे यकीन है बस यही अल्फाज हाइका को अंदर तक सुकून पहुंचा गए थे। मगर जो कैनन ने नहीं किया था वो कहता है मैं कातिल हूँ इसकी औलाद की, मगर मैंने तब भी कुछ नहीं किया था। भला मैं अपनी ही औलाद को कैसे मार सकती हूँ? जिब्रान इसे अपने साथ लिए रूम में मौजूद सोफे पर आ बैठा। इसने टोका नहीं था। हाइका को इसे बोलने दिया। मगर देखना अब ना, मैं बहुत ख्याल रखूँगी इन दोनों का और जुल्करनैन को गलत साबित करूँगी मैं। और फिर जब हमारी औलाद होगी। वो बात कहाँ से कहाँ तक ले जा चुकी थी। जिब्रान के चेहरे पर साया आकर गुजरा। अफसोस भरी निगाहों से इसने हाइका को देखा। मम आदम की आवाज़ पर वो चौंका। हाइका को देखा जो तेज़ी से इसकी जानिब भागी। आदम, इसका हाथ थमकर बार बार चुमा। दवाइयों के जेर असर आदम मुस्कुराया और दोबारा मौन किया। आदम, आदम, जिब्रान देखो इसे। इसने आंखें खोली फिर बंद कर ली। ये ठीक तो है ना? इसकी हवास बख्ता हालत देखकर जिब्रान ने आगे बढ़कर एक बार फिर इसे थामा। वो ठीक है हाइका, बस दवाइयों के जेर असर है। डॉक्टर से बात हुई है, कुछ घंटों में होश आ जाएगा। पक्का? इसे यकीन नहीं था। पक्का? जिब्रान ने आंखें मीचे मुस्कुराकर इसे यकीन दिलाया। तुम घर जाओ हाइका, मैं हूँ आदम के पास। काफ़ी देर से वो दोनों वहीं मौजूद थे। हाइका के चेहरे पर थकान महसूस किए जिब्रान नरमी से बोला, नहीं मैं यहीं हूँ। इसने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। हाइका। जिब्रान। इससे पहले जिब्रान हाइका को कुछ कहता, तायरा बेगम और सारा और अम्मी सब अंदर दाखिल हुए थे। खाला, अम्मी आप यहाँ? जिब्रान चौंका। आदम, क्या हुआ इसे? वो तेज़ी से आदम की जानिब लगी। नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। वो अब ठीक है खाला अम्मी, जिब्रान ने नरम लहजे में जवाब दिया। फिर भी हुआ कैसे, ये बताओ तो सही। नज़रें आदम पर ही टिकी थी इनकी। इनके पूछने पर जिब्रान ने इन्हें सब बता चुका था। मगर आपको किसने बताया? नसरीन ने साथ ही सवाल कर डाला।
जिब्रान भूलो मत कि अस्पताल तुम्हारे खालू का है। इन्हें रिसेप्शन से इल्म हुआ तो फ़ौरन मुझे कॉल की और इसे नसरीन की खबर तो मैं लेती हूँ। जिसने मुझे बताना ज़रूरी न समझा वो सोचो मैं नसरीन का कत्ल कर चुकी थी। इस सब की जिम्मेदारी ये औरत है। जहाँ जाती है मनुष्यत और मुश्किलें साथ लेकर जाती है। सारिन ने हाका की जानिब उंगली उठाई। हाइका ने गहरी सांस भरे उंगली आंखें घुमाई थी। सारा ताहिरा बेगम ने इसे तनबिया किया। वॉट सारा ममा, आप देख नहीं रही आदम की हालत। ये वही मौजूद थी। इसने देखा था इसे गिरते हुए। चाहती तो आगे बढ़कर थाम लेती मगर इसने गिरने दिया। ब्लडी विच, वो चिल्लाई। आवाज़ नीची रखो अपनी। आयका आदम की जानिब देखते बोली जो कसमसाया था। यकीनन ये शोर इसे पसंद नहीं आया था। क्यों, सच सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा ने तंजिया मुस्कुराहटे से नवाजा। बिल्कुल ऐसा ही है। हायका बहस के मूड में नहीं थी तो सर हिला दिया मगर सारा आज पूरे मूड में थी। देखा, सुन लिया आपने सबने सच। इसकी वजह से आदम इस हालत में पहुंचा है। ये औरत किसी की सगी नहीं है। अरे ये तो अपने बाप की सगी नहीं तो सुतीली औलाद की क्या होगी। तुम्हारे लिए तो जितने घटिया अल्फाज हो कम है। सारा की आवाज़ एक बार फिर ऊंची हो चुकी थी। आवाज़ नीची रखो, दांत पीसे हायका ने दोबारा बोली। वरना क्या, सारा चिल्लाई। आदम की नींद टूटी और वो रो दिया। हायका की आंखों में गुस्सा दर आया। इसके बाद थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंजी। वरना ये। फटी आंखें गाल पे हाथ रखे सारे ने हायका को देखा जिसकी आंखों में इस वक्त सख्त गुस्सा मौजूद था। अपनी दोनों औलादों को ले जाओ और यहाँ से चली जाएं। अब इसका रुख तारा बेगम की जानिब था जो खुद गुस्से भरी निगाहों से अपनी बेटी को देख रही थी। चलो यहाँ से। जिब्रान की को माफ़ी तलब निगाहों से देखती वो दोनों को वहाँ से लेकर जा चुकी थी। गहरी सांस भरे वो आदम के पास जा बैठी। इसके बाल सरा। हायका दोबारा इसे सुलाने में कामयाब हो चुकी थी। तुम्हें घर चले जाना चाहिए हायका। नहीं, मैं आदम के पास रुकूंगी। जिब्रान को देखे बिना जवाब दिया। वो फिलहाल सोया हुआ है, 3-4 घंटों में जागेगा। तब तक तुम घर जाओ, फ्रेश हो जाओ। मोइस भी अकेला है। जिब्रान की बात पर वो ना चाहते हुए भी घर जा चुकी थी। इस वाक़ये को एक हफ़्ता गुजर चुका था और इस एक हफ़्ते में दोनों बाप बेटा इस छोटे फितने से आजिज़ आ चुके थे जिसने सबको घुमा कर रख दिया था। हायका पर तो अब बस इसी का हक रह गया था। मुझ तो नहीं मगर जिब्रान का हाल गुस्से से बुरा हो चुका था। इसकी बीवी पर वो छोटा मुकम्मल तौर पर कब्जा पा चुका था। इस वक्त भी वो छोटा फितना हायका की गोद में बैठा वो आँख किए इससे बातें करने में मगन था जिसका वो पूरा पूरा जवाब दे रही थी। मगर अब बस और नहीं, आज जिब्रान अपनी बीवी को वापस लेकर ही रहेगा। इसने सोच लिया था। इसलिए इसने आज अपने और हायका के लिए डिनर डेट का प्लान बनाया था। बेगम तैयार हो जाए, जाना नहीं है। वो कमरे में दाखिल होता शीरी लहजे में बोला मगर गजीली निगाहों से इसने फितने को घूरना ना भूला जिसने आंखें छोटी की अपने बाप को बराबर घूरी से नवाजा। मगर आदम हायका को इसकी परेशानी लाहक हुई। मैं हूँ आदम के पास, आप लोग चले जाएं। नसरीन आंटी भी हैं। मोइस के जवाब पर जिब्रान का दिल चाहा भंगड़े डालने को। हायका मुस्कुराई, आदम को गोद से उठाया, मोइस के पास बिठाया मगर वो भी आदम जिब्रान था। अपने नाम का एकदम आंखों में ढेरों आंसू भर लाया और मासूमियत से हायका की जानिब देखा। आदम क्या हुआ, दर्द हो रहा है? हायका का दिल बेचैन हुआ। आंखें मीचे इसने अपने सर पर हाथ रखा। हायका फ़ौरन से बाहों में लिए साहब का जगह पर बैठ गए। बेगम डिनर, तुम्हारा बेटा दर्द से बेहाल और तुम्हें आउटिंग की पड़ी है, शर्म से डूब मरो। जबरान हयात आदम को गोद में उठाती हुई से गुस्से से सड़कती कमरे से बाहर जा चुकी थी। जिब्रान ने मुंह बनाए इसकी पेट को देखा तो कंधे पर सर रखे आदम ने न सिर्फ इसे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से नवाजा बल्कि ज़बान भी चढ़ा चुका था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आदम। जिब्रान हयात दांत पीसे जिब्रान ने गुस्से से बड़बड़ाया। की चेन उंगली में घुमाए वो एग्जैक्ट की जानिब बढ़ रहा था जब रिसेप्शन पर मौजूद डॉक्टर की आवाज़ कानों से टकराई। सिस्टर, ये मिसेस जिब्रान की रिपोर्ट अभी तक है। यहाँ क्या कर रही है? क्या इन्हें मैसेज नहीं किया गया? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाए सवाल किया। इनके हस्बैंड को मैसेज कर दिया था मैम, का कॉल भी की थी मगर वो अभी तक नहीं आए। नर्स ने कंधे उचका जवाब दिया। ओह तो आप ऐसा करें, इन्हें कोरियर कर दें। रिपोर्ट काफ़ी इंतज़ार था, इन्हें शायद कोई इश्यू आ गया होगा, इसी वजह से नहीं लेने आ रहे। डॉक्टर की हिदायत पर नर्स ने सर हिलाया। डॉक्टर वहाँ से जा चुकी थी। जुल्कनैन जो अपनी वाइफ की डॉक्टर से मिलने आया था इसके कदम रिसेप्शन की जाने पड़े। एक्सक्यूज़ मी, इसने मुस्कुरा कर नर्स को पुकारा। हेलो, मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल से इसने कान को लगाया। जी। दूसरी जानिब से मिली खबर पर हायका की आंखें फैली थी। तेज़ी से अपनी जगह से उठती वो बाहर की जानिब भागी। इसके रूम में आती वानिया के कदमों को ब्रेक लगी थी। मैम, वानिया ने इसे पुकारा। मैं जा रही हूँ वानिया, को इशू हो तो खुद हैंडल कर लेना। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। जल्दी से गाड़ी में बैठे वो वहाँ से निकल चुकी थी। मगर मैम हुआ क्या? वानिया इसकी जल्दबाजी को समझ ना पाई थी। गेट की बैल पर जिब्रान सर खुजाए बाहर की जाने पड़ा था। आज तबीयत कुछ बोझल थी जिसके बिना पर वो घर पर ही था। गेट पर मौजूद कोरियर वाले ने इसे बुके और केक का डिब्बा थमाया था। हैरानगी से दोनों चीज़ें थामे वो अंदर चला आया। केक अभी टेबल पर ही रखा था कि ताहिरा बेगम की से कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, कैसे हो? वालेकुम सलाम खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? उन्होंने साथ ही सवाल पूछ डाला।
नहीं, साथ ही जिब्रान ने केक का डिब्बा खोलने की जानिब हाथ बढ़ाया। चलो अच्छा है, वरना मुझे शक था कहीं तुम लोग तैयारी में मसरूफ़ ना हो। वो पुरसुकून लहजे में बोली। कौन सी तैयारी? जिब्रान चौंका। अरे भाई, बर्थडे पार्टी की तैयारी। बर्थडे पार्टी? किसकी बर्थडे? कौन सी बर्थडे पार्टी? साथ ही वो केक का डिब्बा खोल चुका था। हाइका की बर्थडे पार्टी की बात कर रही हूँ जिब्रान। एक मिनट खुदारा जिब्रान, ये मत कहना कि तुम्हें मालूम नहीं, आज तुम्हारी बीवी की सालगिरह है। तायरा बेगम तो क्या चौंकाया तो जिब्रान को केक पर लिखे हैप्पी बर्थडे हाइका ने दिया था। अरे कैसी बात करी खालामी, मेरी बीवी की सालगिरह है आज, मुझे अच्छे से याद है। वो तो मैं आपसे मजाक कर रहा था। जिब्रान ने इसे अटकते हुए बात मुकम्मल की। चलो शुक्र है तुम्हें मालूम है। और हाँ, वो केक और बुके भी भेजा था, मिल गया? वो पुरसुकून हुई और साथ ही सवाल कर डाला। जी जी मिल गया। वो बुके और केक पर निगाहें गाड़े बोला। अच्छा खालामी, आज रात पार्टी की तैयारी करनी है, मसरूफ़ हूँ, बाद में बात होती है। और आप सब इन्वाइटेड हैं। वो तेज़ी से कॉल काट चुका था। अजीब, अभी तो कह रहा था कि मसरूफ़ नहीं हूँ। जिब्रान भी ना। उन्होंने सर झटका था। तायरा बेगम की कॉल बंद होते ही इसके हाथ पैर फूल गए थे। इसकी बीवी की सालगिरह थी, हाइका की सालगिरह। जिब्रान को कुछ करना था, इसे हाइका के लिए कुछ करना था, मगर शुरुआत कहाँ से करे? मोइस दिमाग में बस इसी का ख्याल आया। आदम को तैयार किए वो खुद भी फ्रेश होता और मोइस के स्कूल को निकला था। हाफ डे लिए वो अब मोइस को गाड़ी में बिठाए गाड़ी मैकडॉनल्ड्स की जानिब बढ़ा चुका था। पापा बताएं तो सही, हुआ क्या और आपने मुझे हाफ डे क्यों करवाया? मोइस ने फ्राइज़ खाए दोबारा सवाल किया था। अबे यार, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है तेरा बाप। जिब्रान ने गहरी सांस खारिज की। मगर हुआ क्या? मत करो आदम। जिब्रान से सवाल के साथ ही कैचअप से खेलते आदम को टोका। जिब्रान ने इसे तमाम माजरा सुना चुका था। अब तीनों बाप बेटे सर जोड़े बैठे थे। तो आप इन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं? मुझे इसकी बात पर इसने सर हिलाया। मगर कैसे? वो तो थोड़ी देर में घर आ जाएंगी, फिर आप कैसे करेंगे सब? यार वही तो समझ ही नहीं आ रही। जिब्रान झंझला उठा। ओए छोटे, तू ही कोई आइडिया दे दे, वैसे तो बड़ा दिमाग चलता है तेरा। जिब्रान ने रुख अब और आदम की जानिब किया, जो कान लिपटे मज़े से शेक पी रहा था। उल्लू का पट्टा, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। आदम को गुस्से से घुरे, वो खुद से बड़बड़ाया। मैसेज टून पर इसने मोबाइल उठाया। यह हाइका का मैसेज था। वो आज से घर रात तक आएगी, ये लिखा था। जिब्रान ने सुकून की सांस खारिज की, लबों पर मुस्कुराहट दराई। चलो, आदम को गोद में उठाया इसने, मोइस की जानिब हाथ बढ़ाया। कहाँ? सरप्राइज़ प्लान करने। वो मुस्कुराता इन्हें लिए शॉपिंग मॉल की जानिब बढ़ा था। सुबह से शाम और शाम से रात दर आई थी। बर्थडे पार्टी मुकम्मल की तैयारी हो चुकी थी। जिब्रान खुद तैयार हुआ, दोनों बच्चों को भी तैयार कर चुका था। अब इसने तायरा बेगम को कॉल की थी। हाँ, बस आधे घंटे में होंगे तुम्हारे पास, उन्होंने जवाब दिया, जिस पर जिब्रान पुरसुकून हो गया था। हाइका को भी मैसेज किए आने का पूछ चुका था। वो जवाब में से 9 बजे का बताया था। साड़ी का पल्लू ठीक था। तायरा बेगम डाइनिंग हॉल की जानिब आई, जहाँ अपने दोनों बच्चों को ओल छोल हुलिये में देखकर इनकी आंखें फैली। सारा मिसम, ये क्या, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें निकलना है, जिब्रान की कॉल आई है। मैं कहीं नहीं जा रही। सारा ने मोबाइल इस्तेमाल किए आंखें घुमाई। सेम सेम मिसम भी सारा के पीछे बोला। सारा, अब कौन सा नया ड्रामा लगाने का इरादा है तुम्हारा? ताहिरा बेगम को इस पर गुस्सा आया। रियली मॉम, ड्रामा? मैं ड्रामा लगाती हूँ? फाइन, आपको जो समझ है समझे, मगर मैं कहीं नहीं जा रही। कौन कहाँ नहीं जा रहा? अरसम अमीन जो अभी आए थे, उन्होंने सवाल किया। कुछ नहीं अरसम, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और तुम दोनों भी तो फ़ौरन तैयार होकर आओ, देर हो रही है। उन्होंने अपनी औलादों को आंखें दिखाईं। मैं कहीं नहीं जा रही मम्मा, और इस हाइका की बर्थडे पार्टी पर बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से चिल्लाई। सारा, ये कैसा लहजा इस्तेमाल कर रही हो बेटा? बड़ी बहन है आपकी। अरसम के माथे पर बल पड़े। नो डैड, शी इज़ नॉट। आप जानते इसने क्या किया मेरे साथ? इसकी आंखें फ़ौरन भीगी। अरसम ने इसे सवालिया निगाहों से इसे देखा। इसने मुझे थप्पड़ मारा डैड, सबके सामने। इवन जिब्रान भाई भी वहाँ मौजूद थे, और मामा चाहती है कि मैं इसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करूँ। नो नेवर, इसे मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अरसन अमीन की आंखों में गुस्सा दर आया। सारा, जाओ तैयार हो जाओ। वो थोड़ी देर बाद बस इतना बोले। मगर डैड, हाइका तुमसे माफ़ी मांगेगी, तुम जाओ तैयार होकर आओ। इनकी बात सुनकर सारा की आंखें चमकी थी। मिसम को मुस्कुराहट देकर वो कमरे में जा चुके थे। मिसम इसके पीछे ही निकला था। अरसम, आप वजह तो जान लें। नहीं तारा, जो भी वजह हो, मगर हाइका को सारा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसे माफ़ी मांगनी होगी। तायरा बेगम ने से तो टोक अंदाज में बात की। वो कमरे से चले गए थे। तायरा बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी के कमरे जाने देखा, जो अनजाने में बाप बेटी के दरमियान एक नई दीवार हाइल कर चुकी थी। पूरे लाउंज को ब्लैक एंड रेड बर्थडे थीम के मुताबिक सजाया गया था। अरसम अमीन भी फैमिली समेत वहाँ आए बैठे थे। अब बस इंतज़ार तो इस खास इंसान का जिसके लिए सब सजाया गया था। जहाँ इन तीनों बाप बेटे को हाइका का सरप्राइज चेहरा देखने की एक्साइटमेंट थी, वहीं सारा भी इस पल के लिए इंतज़ार में थी जब वो इससे माफ़ी मांगती। ब्लैक 3 पीस सूट पहने हुए तीनों बाप बेटा ही दरवाजे के सामने आ खड़े हुए थे जब इन्हें हाइका की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चंद लम्हों में थकी हारी हाइका अंदर दाखिल हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू
वो जो अपनी सोच में सर झुकाए अंदर चली आ रही थी, एकदम ठटकी आंखें हैरत से फैली। सामने खड़े इन तीनों बाप बेटों पर नजर गई जो मुस्कुराकर इसे देख रहे थे। हैप्पी बर्थडे हाइका। तायरा बेगम ने आगे बढ़कर मोहब्बत से इसे गले लगाया। वो होश में आई, नजरें सीधा अरसम अमीन पर जा टेकी। सिर्फ आंखों पे नमी तैरी और फौरन वो सपाट हो गई। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेगम। हैप्पी बर्थडे आंटी। जिब्रान और मोइज़ ने आगे बढ़कर इसे मुबारकबाद दी थी, मगर वो इन तीनों को सिरे से नज़रअंदाज किया। अरसन अमीन के सर पर जा खड़ी हुई थी। आप आज कहाँ थे डैड? इसने सवाल किया। एजेंसी वालों ने कॉल की थी ना आपको? एजेंसी वालों ने कॉल की थी ना आपको? बताया था ना आपको कि क्या हुआ है, तो आप क्यों नहीं आए? इसके सवालों पर सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। अरसन अमीन गला खंगारे अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। तुमने सारा को थप्पड़ मारा था है का? तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माफ़ी मांगो इससे। सवाल गंदुम जवाब जना। हायका की आंखें मजीद फैर आईं। सारा के चेहरे पर खुशी दर आई। हाय का सर हिलाए सारा की जाने पड़ी और किसी के भी समझने से पहले एक उल्टे हाथ के इसके मुंह पे रसीद कर चुकी थी। सारा तायरा बेगम फ़ौरन इसकी जाने पड़ी। तुमने सारा को थप्पड़ मारा है का? माफ़ी मांगो इससे। हंसते हुए वो टेबल पर मौजूद केक की जाने पड़ी। सारा को थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो इससे। माफ़ी मांगो सारा से। माई फुट चलाते इसने केक उठाए ज़मीन पर दे मारा। वो अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। हायका जहाँ बच्चे इसके इस अमल पर खौफजदा हुए, वहीं जिब्रान इसकी फिक्र में आगे बढ़ा था। सॉरी फॉर दिस। हंसते हुए हाथ उठाए इसने केक की जानिब इशारा किया। हायका क्या हुआ? यूँ बिहेव क्यों कर रही हो? अरसम आप ही बताएं क्या हुआ? तायरा बेगम को इसकी फ़िक्र हुई थी। आप जानती हैं इस वक्त मैं कहाँ से आ रही हूँ? एनीवन नो के मैं सुबह से कहाँ थी और आप कहाँ से आ रही हूँ? इसने सुर्ख गिरिया आंखें इस पर टिकाए सवाल किया। इन सब के चेहरे पर नफ़ी में हिले। डैड ये एजाज़ मैं आपको देती हूँ, बताइए सबको मैं कहाँ थी? इसने मुस्कुराकर अरसम अमीन को देखा। हायका मेरी बात सुनो, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। उन्होंने इसे रोकना चाहा। यही तो वक्त है डैड, जब सारा से माफ़ी मांगने का ये वक्त हो सकता है, तो इससे क्यों नहीं? हायका मुस्कुराई मगर दर्द भरी मुस्कान। जानना नहीं चाहेंगे कहाँ से आई हूँ मैं? डैड तो बताएंगे नहीं। चले मैं बता देती हूँ। अपनी माँ को दफना कर आ रही हूँ मैं। मेरी सगी माँ जो आज मेरे हाथों अपनी जान दे चुकी थी, इन्हें दफना कर आ रही हूँ। फ़नी है ना, मेरा बर्थडे मेरी मामा का डैड डे। इसकी हंसी में छुपा दर्द सब ने महसूस किया था। तायरा बेगम ने मुँह पर हाथ रख लिया था। आप क्यों नहीं आए डैड? क्यों कॉल की थी आपको मैंने, नहीं रिसीव की? एजेंसी वालों ने तो की थी ना, बताया था ना कि क्या हुआ, फिर क्यों? इसकी आवाज़ मदम से मदम होती चली जा रही थी। हायका किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ और कहाँ से आ रही हो तुम? जिब्रान ने आगे बढ़कर इसे थामा। अपनी सगी माँ की बात कर रही हूँ जिब्रान, वो माँ जिसने मुझे पैदा किया, पाला पोसा। वो माँ जो दुनिया की नज़रों में कई साल पहले ही मर चुकी थी। वो माँ जो इतने सालों से एक पागल खाने में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इस माँ की बात कर रही हूँ जिब्रान, जिसे आज मैंने खो दिया। इसके कंधे पर सर रखे वो रो दी। सारा और मीसम तो बस हैरानगी से इसकी शक्ल देखे जा रहे थे। वो बिल्कुल भी अच्छी औरत, अच्छी बीवी, अच्छी माँ नहीं थी जिब्रान, मगर फिर भी वो माँ थी मेरी। इनसे मोहब्बत थी मुझे। आप क्यों नहीं आए डैड? इसने दोबारा वही सवाल दोहराया। मुझे जवाब दीजिए वो धाड़ी। मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है का? अरसम अम्मी ने गुस्से से बोले। और मुझसे मुझसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है आपका? कितने मैसेज कितनी कॉल की थी मैंने आपको? डैड आ जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। मगर एक कॉल एक मैसेज का भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा आपने? इतनी अज़रा हूँ मैं आपके लिए, इस औरत के लिए ना आते मेरे लिए आ जाते। आपकी बीवी ना सही, मेरी माँ तो थी ना। इतनी बेहिसी इसकी आंखों में मौजूद ना उम्मीद ने अरसम मम्मी को तकलीफ़ दी थी। नहीं हायका, ऐसा नहीं है मेरी जान, तुम बेटी हो मेरी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो तड़प कर आगे बढ़े। नहीं डैड, यहीं रुक जाए, एक कदम आगे मत बढ़ाइएगा। आप झूठे हैं, ये झूठे हैं, कोई मोहब्बत नहीं है इन्हें मुझसे। हायका एक बार इनकी बात तो सुन लो। जिब्रान ने इसकी हालत ख़राब होते देखकर इसे संभालना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना जिब्रान, कुछ सुनने को बचा ही कहाँ है अब? इन्हें कहीं यहाँ से चले जाएं, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो चिल्लाई थी। हायका मेरी जान, ऐसा मत कहो, मैं बाप हूँ तुम्हारा, कुछ नहीं लगते आप मेरे। किसी की जान नहीं हूँ, बल्कि वबाले जान हूँ मैं। क्यों, सच है ना हायका? प्लीज़। नहीं जिब्रान, तुम इन्हें नहीं जानते। एक नंबर के झूठे शख्स हैं ये जो कह रहे हैं ना कि मोहब्बत है मुझसे। कोई मोहब्बत नहीं है इन्हें। इनकी मोहब्बत और फ़िक्र और वक्त सब इन लोगों के लिए है। इसने तायरा बेगम और सारा मिसम की जानिब इशारा किया। कोई मोहब्बत नहीं है मुझसे। सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाता इसका। तुम जानते हो जिब्रान इनके हॉस्पिटल का नाम क्या है? इसने हंसकर पूछा। DMSM। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है तायरा, सारा और मीसम। इनके घर का नाम पता है तुम्हें? मीसम विला। हर वो चीज़ जो अरसम अमीन की पहचान है वो इनके नाम पर है। एंड वॉट फॉर मी। ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू बह गए थे।
तुम्हें एक जोक सुनाऊं फ़नी। जानते हो, जब भी किसी पार्टी में मैं कभी इनके साथ चली जाती और लोग पूछते ये कौन है और डैड इन्हें जवाब देते ये मेरी बेटी है, तो आगे से इनके क्या अल्फाज होते, अरसद अरसन साहब ये कौन सी बेटी है जिसके बारे में पहले ना कभी सुना ना देखा। और बस यही नहीं, मुझे इनकी निगाहों से देखते जैसे मैं नाजायज़ हूँ। जानते हो कितनी तकलीफ़ होती थी यहाँ। इसने दिल पर उंगली रखी। एक बात सच सच बताएं डैड, क्या वाकई मैं नाजायज़ हूँ? हाइका मेरी जान नहीं। वो तड़प कर आगे बढ़े। कहा ना नहीं हूँ मैं कोई जानवर। आप लोग जाएं यहाँ से। मुझे आपकी और आपकी फैमिली की शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाएं यहाँ से। असम अमीन को धक्का दिया था इसने। सर झुकाया उन्होंने सबको पीछे आने का इशारा किया और खुद दरवाजे की जानिब चल दिए थे। रुक जाएं आप सब लोग, कोई कहीं नहीं जा रहा। जिब्रान ने आगे बढ़कर इन्हें रोका। हाइका ने हैरत से मुड़कर इसे देखा और नजरें चुरा गया। अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। इसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। आप लोगों में से कोई कहीं नहीं जा रहा। इसने दोबारा हाइका की जानिब ना देखा। और मैं तो भूल ही गई थी, तुम भांजे हो इनके। तुम्हारी खाला अम्मी है, तुम्हारा गहरा रिश्ता है इनसे। ये लोग कैसे जा सकते हैं? ठीक है ये नहीं जा सकते, मगर मैं तो जा सकती हूँ ना। वैसे भी मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ? वो खुद अजती अंदाज में मुस्कुराती कमरे में जा घुसी। जिब्रान के गले में उल्टी भरकर मधुम हुई थी। यू आर सो बैड पापा। मोइस गुस्से से इसे घूरे वहाँ से चला गया था। आदम जो मुंह खोले सारा मंजर देख रहा था। हाइका को रोते हुए कमरे में जाता देखकर इसकी आंखों में गुस्सा दर आया। हाथ में मौजूद फीडर इसने जोर से जिब्रान के माथे पर दे मारा था और बिना पीछे देखे अपना वार घसीटता मोइस के पीछे चल दिया था। कमरे में आते ही इसने तमाम ड्रॉस को खंगाला, मगर अपना सुकून तलाश न कर पाई थी। औलाद की ख्वाहिश और चाह में वो इस बुरी आदत को तर्क करना शुरू हो गई थी, मगर इस वक्त तमाम ख्वाहिश पसे पोश डाले अपना सुकून चाहती थी। वो जल्दी इसे ड्रॉ में आगे करके एक पुराना सिगरेट का पैकेट मिल गया था। सिगरेट सुलगाए इसने वो लब्बों से लगाई और अपने अंदर का गम ख़त्म करने की कोशिश की। आंखों से आंसू एक एक किए टप टप गिर जा रहे थे, एक के बाद दूसरी तो दूसरी के बाद तीसरी। जब दरवाज़ा खटखटाया मोइस अंदर दाखिल हुआ था। कुछ कहे बिना वो हाइका के पास आ बैठा। सर झुका हुआ था इसका। कुछ लम्हों बाद सर उठाया इसने हाइका को देखा, जिसने इसे अक्सर नज़रअंदाज किया था। ये मत पिए, मेरी टीचर बताती है अच्छे लोग इसको नहीं पीते, ये बुरी है। वो बोला। किसने कहा मैं अच्छी हूँ? इसकी जानिब देखे बिना वो गहरा कश ले सपाट लहजे में बोली। कहने की ज़रूरत मुझे मालूम है। इसने कंधे उचकाए। तुम्हारी मालूमात खासी ख़राब है, मत पिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसने हाइका के हाथ से एक सिगरेट खींची। हाइका ने वो गुस्से से इसे घूरा। ये बात अपने बाप को भी बताओ, वो भी पीता है। इससे कभी खींची। हाँ वो मर्द है तो इसे सब माफ़ है। वो गुस्से से कर्राई। न इन्हें नहीं बताऊंगा, उन्होंने आपको रुलाया, इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो मासूमियत से आंखें टपकाए बोला। ज़्यादा मक्खनबाजी की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से। हाइका ने दरवाजे की जानिब इशारा किया। कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ आपके पास, आपके साथ मिलकर रहूँगा। वो दोनों टांगे ऊपर के सुकून से बैठ गया था। मैं कोई रो नहीं रही। हाँ कहने गुस्से से अपने गाल साफ किए। ओके, इसने कंधे उचकाए। वैसे तुम्हें क्यों रोना है? हाइका ने चंद लम्हों बाद सवाल किया। क्योंकि मेरी मामा मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। मामा को छोड़कर चले जाने का तकलीफ़ देता है, मैं जानता हूँ। आदम तो बेबी था, इसे नहीं पता था, मगर मैं तो बड़ा था ना। इसकी बात सुनकर हाइका की आंखें एक बार फिर भर आई। रोना चाहिए तो रो ले, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊँगा। और हाइका के सबर का बंदर टूटा। सर मोइस की गोद में रखे वो रोती। मोइस खामोशी से इसके बाल सहलाया था। इसकी खुद की आंखों में भी नमी आ गई थी। बस करें आप, इतना तो मत रोएं। कुछ देर मोइस ने इसे खामोश करवाना चाहा था। खुद ही तो कह रहे थे रो ले, अब खुद ही मना कर रहे हो। इसकी गोद से सर उठाए, हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए। कह तो रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप रोती जाएं। वैसे भी आप बहुत बुरा रोती हैं। हाइका ने मुस्कुरा दी थी। बुरा रोती हूँ या रोती हूँ बुरी लगती हूँ, एक ही बात है। मोइस ने कंधे उचकाए। तुम्हें इसकी याद आती है? किसकी? मोइस ने हैरत से सवाल किया। वो तुम्हारी मम्मा की आती है, इसने जवाब दिया। मामा को नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह मियाँ को मामा को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाइका ने इसे गले लगाया। उदास तो आप भी हैं, मेरा गम ताज़ा है। वो तकलीफ ज़्यादा मुस्कुराई। गम का ताज़ा या पुराना होने से क्या है, गम तो गम होता है। मुझे शक पड़ने लग गई है तुम पर, वाकई 7 साल के होना। इसकी बात सुनकर हाइका ने मशकूक निगाहों से इसे देखा। दोनों हंस दिए। सिगरेट मत पिया करें, वो धीमी आवाज़ में बोला। इसके बिना गुजारा नहीं। हाइका ने भी इसी आवाज़ में जवाब दिया। कोशिश तो करें, मैं एक बार अपनी मामा को खो चुका हूँ, दूसरी बार नहीं। मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। हाइका इनकारी हुई। आप हैं, इनकार कर देने से कुछ नहीं होता।
मैं नहीं हूँ। हाइका की आवाज़ लड़खड़ाई। आप मेरी मामा हैं और अब की बार मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसे ज़ोर से गले लगाए वो बोला था, तुम बहुत अच्छे हो मोइस। बस वो इतना ही कह पाई। आप भी। इसके गाल पर बूसा दिए वो बोला। हाइका इसे किस करके गले लगा चुकी थी। ढेरों सुकून इसे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ था। एकदम ज़ोरदार आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला था। वॉकर पर मौजूद आदम जिब्रान ने आंखें छोटी की, इन दोनों को घूरा और इसी घुरी को बरकरार रखे वो उन तक आया था। वो दोनों इसकी घुरी पर हंस दिए थे। हाइका ने इसे वॉकर से निकाला। इसके चेहरे पर मिटे आंसू के निशान देखकर आदम ने अपने छोटे हाथों से इन्हें साफ करना चाहा। हाइका की आंखें एक बार फिर भीग गई थी। आदम ने गुस्से से मोइस को घुरा। इसे मत घुरो, तुम्हारे बाप की वजह से रो रही है। न जाने ऐसी कौन सी नेकी की थी जो तुम जैसी अच्छी औलादें मिली हैं इसे। वो गुस्से से बड़बड़ाई। फिक्र मत करें, आपका बदला लेकर आया है आदम जिब्रान। हाइका ने सवालिया निगाहों से मोइस को देखा। बाबा का सर फाड़ कर आ रहा है। हाइका की आंखें फैली। मेरा मतलब है सर फाड़ने की कोशिश कर आया है। मोइस हंसकर बोला। शुक्रिया। हाइका ने आदम के गाल पर बूसा दिया तो वो मुस्कुराकर इसे गले में मुंह छुपा गया था। इस वक्त वो दोनों इसकी गोद में मौजूद थे। बाहर क्या हो रहा था हाइका इससे मुकम्मल तौर पर लाइन थी। आदम हाइका के कंधे पर सर रख के सो चुका था तो मोइस का सर इसके सीने पर था। एक हाथ से आदम को सीने संभाले, दूसरे हाथ से वो मोइस के बाल सहला रही थी। मोइस। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने मोइस को पुकारा। जी। क्या तुम वाकई में मुझे अपनी मम्मा मानते हो? हाइका ने अटक कर सवाल किया। बिल्कुल। वो इसके कमर के गिर्द अपने हाथ से गिरफ्त बांध चुका था। पक्का ना? पक्का। इसने आंखें मीची। मुकर मत जाना। मैं क्यों मुकरूंगा? क्योंकि सब मुकर जाते हैं। किसी को मैं पसंद नहीं। वादा सब करते हैं मगर पूरा कोई नहीं करता। डैड, जुल्कनान, जिब्रान, कोई भी नहीं। वो अपनी ही रो में बोले जा रही थी। कुछ लम्हों बाद नज़र झुकाई तो इसे सुकून से सुता पाया। बहुत सालों बाद कोई ऐसा मिला था जिसने मुझे अपनाया है। मुझे छोड़ना मत तुम दोनों। वो इन्हें अपनी आगोश में लेती आंखें मूंद गई थी। जो सवाल करूं इसका सच सच जवाब दीजिएगा। कोई आयश बायश आए नहीं, सिर्फ सच। वो दोनों मियाँ बीवी इसके सामने न संभाल चुका था। क्या किया आपने मेरी बीवी के साथ? क्या माजी रहा है इसका? मुझे सच से बताएं। एक एक करके हुर्फ। इस बार कोई अधूरी कहानी नहीं। जिब्रान, जो बीत चुका है इसे मत छेड़ो। तायरा बेगम ने इल्तिजा की। मेरी बीवी के माजी में गुजरा एक एक लम्हा मेरे आज और कल से जुड़ा है और आप चाहती हैं कि मैं इस पर बात ना करूं? हर किस नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। मत करो जिब्रान, प्लीज़ रहम करो। ताहिरा बेगम ने दोबारा इल्तिजा की। आप रहम करें मुझ पर और इतना बता दें ऐसा क्या हुआ इसके माजी में जिसने इसे इस नहज पर पहुंचा दिया है? आपने सुना था ना इसके इसके ने क्या कहा मुझे कि वो मेरी कुछ नहीं लगती। और ये अल्फाज जब इसने दोहराए तो मैं इसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं देखे, एक भरम टूटते देखा है। ना उम्मीदी देखी है जो मैं हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी भी बीवी मुझ पर भरोसा ना रखे। तो बताइए मुझे क्या हुआ था इसके साथ? इसे जानने दो ताहिरा। वो हाइका का शौहर है, इसे इसका हक बनता है। अच्छा अमीन बोले। हाइका का पहला शौहर। जुल्कनैन के बारे में मैं नहीं जानना। जुल्करनैन के बारे में मैं नहीं जानना। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अरसम अमीन बोलना शुरू हुए तो जिब्रान ने इन्हें टोका। तो क्या जानना है तुम्हें? अरसम अमीन के माथे पर बल पड़े। मुझे वो जानना जो आपके नज़दीक कुछ नहीं है। मुझे ये जानना है कि अरसम अमीन का हाइका जिब्रान की ज़िंदगी में क्या किरदार था। मुझे ये जानना है कि क्यों हाइका अमीन जुल्करनैन से मोहब्बत की शादी के बावजूद भी इस पर यकीन ना कर पाई थी। आखिर क्या था इसका माजी जो इसे अपनी ज़िंदगी से जुड़े अहम लोगों पर भरोसा करने से रोक देता था? एक एक बात, एक एक हुर्फ बिल्कुल शुरुआत से अपने लफ्ज़ पर जोर देते थे। सख्त निगाहें दोनों मियाँ बीवी पर टिका ली थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या तुम हाइका को इस हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो? अरसम अमीन गुस्से से छटपटाए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा अंकल। अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगे तो चले मैं अपना सवाल थोड़ा बदल कर पूछता हूँ। आपका और हाइका की मदर का आपसी ताल्लुक कैसा था? आखिर क्यों हाइका रिश्तों को लेकर इतनी टची है? आखिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा ना जो वो ऐसी बन गई, या तो वो शुरू से ऐसी थी। वो शुरू से ही ऐसी नहीं थी जिब्रान, मैं जानती हूँ उसे। ताहिरा बेगम तेज़ी से बोली। आपको जिब्रान को सब बताना चाहिए। वो हाइका का शौहर है, बेहतर तरीके से इसे हैंडल कर लेगा। ताहिरा बेगम फ़ौरन अरसम की जानिब मुड़ी। अरसम अमी ने गहरी सांस खारिज की। एक नज़र जिब्रान पर डाले वो बोलना शुरू हुए। हाइका की माँ जरताज मेरी मामूज़ाद थी तो वो मेरी कज़न, मगर अजीब थी। वो मुझसे मोहब्बत का दावा करती थी, कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने से पीछे ना हटती थी। ये नहीं था कि मुझे वो बुरी लगती थी या मैं पहले मोहब्बत का इजहार करने वाली औरतों को बुरा समझता था, मगर वो मुझ पर बिना किसी रिश्ते के एक ज़बरदस्ती का हक जमाती जो मुझे बिल्कुल पसंद न था। मगर वो मेरे माँ बाप की पसंदीदा थी। मेरी ज़िंदगी में भी कोई शामिल ना था तो मैंने माँ बाप की रजामंदी को कबूल किए, जरताज को अपना लिया। मगर मेरे लिए इसकी मोहब्बत अब पागलपन और जुनून की ऊंचाइयों को छू चुकी थी।
बात बात पर झगड़े, अस्पताल में काम करती तो फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेकर मुझ पर शक करना है। इन सब ने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि हाइका पर भी बुरा असर दिखाया था। कसम खुदा की जिब्रान, ये नहीं था कि मैंने इस रिश्ते को निभाने की या मौका देने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना 100% दिया, मगर जरताश का पागलपन काबू में आने को तैयार नहीं था। खुद एक साइकेट्रिस्ट होकर भी मैं इसकी दिमागी हालत को समझ ना सका। मगर मैंने सब कुछ किया अपनी बेटी, अपनी हाइका के लिए। मैंने अपने करियर को कहीं पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ, हैप्पी लाइफ। मगर जरताज हमारे रिश्तों को लेकर हमेशा शक में मुब्तला रही। मैं मज़ीद इस औरत के साथ नहीं रह सकता था, और 8 साल बाद आखिर मैंने इसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तायरा हाइका की क्लास टीचर थी। हाइका के हवाले से ही हमारी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। ये मुलाकातें कब से पसंदगी से मोहब्बत में बदली, इल्म ना हुआ, और आखिरकार कई सालों बाद मुझे एक ऐसा हमसफ़र मिला जिसकी मैंने हमेशा से तमन्ना की थी। तो आप मैं समझा आपने हाइका की मदर को चीट किया खाला अम्मी के लिए, और अब आप गिल्टी थे हाइका को लेकर के वो आपसे नफ़रत करती है, तो मुझे बिल्ली का बकरा बना डाला है। जिब्रान इनकी बात काट कर बोला, ऐसा नहीं है जिब्रान, जरताज और मेरी तलाक का ताहिरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही मैंने जरताज को कोई धोखा दिया। मैं इसे ताहिरा के आने से पहले ही अपने फ़ैसले से आगाह कर चुका था। और जहाँ तक बात रही मेरी और तुम्हारी खाला अम्मी के रिश्ते के हवाले से, तो हाइका को मालूम था इस बारे में। वो बहुत खुश थी, वो एक समझदार बच्ची थी। बस मेरी ज़िंदगी की एक गलती जो मैंने इसकी बात मानकर इसकी माँ के पास रहने दिया। उन्होंने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। मैंने तुम्हें किसी गिल्ट के सबब हाइका से शादी करने पर फोर्स नहीं किया था। हाइका से मेरी मोहब्बत सच्ची और खालिस है, सारा से बढ़कर है वो मुझे। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए हाइका को सोचा था, मगर तुम्हें अनिला पसंद थी। हाइका की जुल्फ़नाए से मोहब्बत कभी किसी से ढकी छुपी नहीं थी, मगर फिर भी सब बदल गया। हाइका बदल गई। इस बच्ची ने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, और ऐसे में तुम मुझे वो इंसान लगे जो वाकई इसे ज़िंदगी की वो खुशियाँ दे सके जिन पर इनका हक है। इसलिए कभी भी हाइका को लेकर मेरी नीयत पर शक मत करना। ताहिरा बेगम की आंखों में नमी आ गई थी। हाइका की मदर का रवैया इसके साथ कैसा था? रब जिब्रान ने गला खंगारे अगला सवाल किया। बहुत बुरा, नहायत वहशियाना। इसने आंखें मूंदी। जब आपको इल्म था तो कुछ क्यों जब आपको इल्म था तो कुछ क्यों नहीं किया? और हाइका को देखकर तो मैं मान नहीं सकता कि वो आपके खाला अम्मी के रिश्ते को लेकर खुश थी। जिब्रान का लहजा ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया था, क्योंकि मैं ला इल्म था। हाइका ने कभी अपनी माँ के हवाले से मुझे कुछ बताया ही नहीं, और जरताज का रवैया हाइका के साथ हमेशा से अच्छा था। वो हाइका से बहुत मोहब्बत करती थी, बार जहाँ तक बात रही हाइका के रवैये की, तो हाइका को इसकी दिमाग की ब्रेन वॉश कर चुकी थी हमारे खिलाफ। वो हाइका जो हमारी शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा खुश थी, वही हाइका आप ये समझती कि मेरा और इसकी माँ का रिश्ता शायद ताहिरा की वजह से ख़त्म हुआ है। हाइका मुझसे नफरत करती है क्योंकि वो यही समझती है कि मैंने इसकी माँ को धोखा दिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अरसम अमीन की बात पर जिब्रान ने गहरी सांस भरी। मैं जानता हूँ जिब्रान कि मैं बहुत अच्छा बाप ना बन सका, मगर मैं हर किस बुरा नहीं हूँ। उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। आपको हाइका को सारा से माफ़ी मांगने का नहीं कहना चाहिए था अंकल, वो भी तो तब जब आप इस बात से आशना थे कि इसने अपनी मदर को खोया है। शी लव हर सो मच। जिब्रान के कहने पर इनके चेहरे पर शर्मिंदगी दर आई। मैं जानता हूँ, और ताउमर इस पर अफसोस रहेगा मुझे। इनकी आवाज़ मद्धम हो गई थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अपनी जगह से उठते वो बोले। बाकी सब भी अरसम अमीन की तकलीफ में उठे थे। सारा और मीसम कोशिश करना कि तुम लोग आप यहाँ ना आओ, ख़ास तौर पर तुम सायरा। मैं मज़ीद तुम दोनों को की वजह से अपने घर को ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। जिब्रान का लहजा हद दर्जा सख्त और सपाट था। मगर फ़िक्र मत करो, ये नहीं आएंगे। ताहिरा बेगम सारा को खजीली निगाहों से घूरती हुई बोली। जिब्रान इन सबको बाहर तक छोड़ने अंदर आया। पहला रुख बच्चों के कमरे की जानिब था। बच्चों का सोचकर इसका हाथ अपने हाथ पर गया जो हल्का सा सूज गया था। धीमे से मुस्कुराए वो कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ दोनों को ना पाकर इसे झटका लगा। फ़ौरन दौड़ अपने कमरे की जानिब लगा। दरवाज़ा खुला तो शौक इसके साथ साथ चेहरे की सुकून की लहर भी दौड़ी। जहाँ आदम पेट के बल पूरा हाइका पर सोया हुआ था, वहीं मोइज़ इसके बाजू पर सर रख के अपनी इसकी टांग पर सर रखे सोया हुआ था। जिब्रान ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। कमरे का दरवाज़ा बंद किए वो गेस्ट रूम में जा चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू में बसा वो चहचहाती आवाज़ में इन्हें विश किए डाइनिंग टेबल पर आया था, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी का सामना करना पड़ा इसे। हाइका ने ज़ोर से अपना कॉफ़ी का मग टेबल पर पटका था। एक नज़र इन 3 संजीदा शक्लों पर डालता वो कंधे उठकर अपना पराठा प्लेट में निकाल चुका था। नाश्ता किए इसकी नज़र अचानक वॉल कॉल पर गई। 9 बज गए। टाइम देखकर इसकी आंखें फैली। यार मोइस, 9 बज गए, स्कूल नहीं जाना? जिब्रान ने मोइस से सवाल किया, मगर जवाब दिए बिना इसने मस्जिद से नाश्ते किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो, जिब्रान ने दोबारा पूछा। एक संजीदा मगर
मगर गजीली निगाह अपने बाप पे डाले वो दोबारा नाश्ते में मगन हो गया था। मामा नाश्ता कर लें फिर हम पार्क में जाएंगे, यहाँ बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे झूले भी, बहुत मज़ा आएगा। मोइस मुस्कुराकर हाइका से बोला तो जिब्रान को ज़ोरदार खांसी आई। इसने हैरत से हाइका को देखा जिसने मुस्कुराकर सर बात में हिलाया। मामा ये काया पलट कब हुई? जिब्रान ने हैरानगी से सवाल किया। एक बार फिर इससे कोई जवाब न मिला। और सिर्फ हम तीनों जाएंगे, कोई अनजान नहीं। मोइस ने नापसंदा निगाहों से जिब्रान को देखा जिसे शौक लगा। मैं अनजान हूँ? जिब्रान ने शौक से अपनी जानिब उंगली की। फिर से कोई जवाब न मिलने पर हाइका की जानिब मुड़ा। हाइका मैं अनजान हूँ? जिब्रान ने अब की बार हाइका से पूछा। अपने बाप से कहो मेरे मुंह ना लगे। वो गुस्से से बोले। कहने की ज़रूरत नहीं है, सुन लिया है उन्होंने। मोइस ने भी वही टिप बैठे कंधे उचकाए। ये क्या चल रहा है? मसला क्या है? यूँ क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो मुझे सब? जिब्रान को अब गुस्सा आने लगा। जो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो कुछ, आपने हमसे कुछ कहा? मोइस ने मासूमियत से सवाल किया तो जिब्रान का दिमाग घूम गया। जी आपसे कहा, क्या ड्रामा लगा रखा है और किस बात पे मुंह बनाया है तुम तीनों ने? जिब्रान ने इन तीनों के चेहरों की जानिब देखा मगर जवाब में फिर से खामोशी मिली जिसने इसका दिमाग घुमा दिया। ये क्या कोई जवाब देगा? जिब्रान अब की बार ऊंची आवाज़ ऊंची की। हम लोग अनजान लोगों से बात नहीं करते। एक बार फिर मुझसे बोला। ये क्या अनजान अनजान लगा रखा है? मैं बाप हूँ तुम्हारा? जिब्रान भड़का। आपने अपने रिश्तेदारों की वजह से हमारी माँ को घर छोड़ने का बोला तो आप हमारे लिए अनजान हुए? मोइस ने ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की। मैंने तुम्हारी माँ को कब घर छोड़ने को कहा? जिब्रान का मुंह खुला का खुला रह गया इस इल्ज़ाम पर। बोलो अब जवाब भी दो। मैं झूठों से बात नहीं करता। मैं झूठों से बात नहीं करता। मोइस ने कलस कर जवाब दिया। मैंने कब झूठ बोला? जिब्रान का ये शरीर बच्चा आज इसका दिमाग घुमाने पर आया हुआ था। आप झूठे हैं। कल जब मामा ने खाला नानू की फैमिली को जाने को कहा तो आपने रोक दिया और मामा ने जब कहा वो जा रहे तो आपने जाने दिया। झूठे। आपने हमारी मामा को घर से जाने को बोला था, इसलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, है ना आदम? इसने सैरेलैक खाते आदम से सवाल किया जिसने चम्मच उठाया इसका साथ दिया। अब जिब्रान को तमाम कहानी समझ में आई। एक चोर निगाह अपनी बीवी पर डाली जहाँ गुस्से से ज़्यादा नाराज़गी थी। बेगम। निहायत प्यार और मोहब्बत से हाइका को पुकारा जिसने शोला निगाहों से जिब्रान को घूरा। बेगम बात तो सुने। शेरी लहजा अपनाया गया। बेगम मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब इन बातों का मकसद, वैसे भी तुम कल रात ही मुझे बता चुके कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। हाइका ने सर झटका। ऐसा नहीं है। जिब्रान के लहजे में बेबसी दर आई। तो कैसा है? ऐसा ही है, वरना तुम इन्हें जाने को कहते, मुझे नहीं। वो गुस्से से बोली। हाइका किसी वजह की बिना पर ही रोका था मैंने इन्हें। अच्छा किस वजह की बिना पर? दोनों बाजू सीने पर बांधे इसने आंखें छोटी किए सवाल किया। वो मैंने डांटा इन्हें। हाँ मैं लड़ा तुम्हारे लिए, इनको सुनाई बहुत। और ऐसे कैसे मेरी बीवी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर सकते हैं, वो भी इसी के घर में? ज़बान लबों पर फेरे वो बोला। अच्छा ऐसा किया और मैं कैसे मानूँ? ना तो मैं वहाँ थी और ना ही बच्चे। नसरीन थी वहाँ। बताइए नसरीन, क्या मैंने अंकल को नहीं कहा कि वो गलत है? मैंने तो सारा अमीसम को भी मना कर दिया कि मेरे घर ना आए वो। अब पूछ लो नसरीन से। बेशक। जिब्रान ने फ़ौरन नसरीन को पुकारा। सच में हाइका ने नसरीन को देखा। नसरीन जिसका सर इस्बात में हिलने को तैयार था। हाइका की वार्निंग पर फ़ौरन इसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं मैं तो नहीं थी वहाँ। हाइका की वार्निंग का आराम साबित हुई। नसरीन खड़े पैर मुकर गई थी। नसरीन। जिब्रान को झटका लगा। चले मामा, देखिए मैंने कहा आदम का पेट साफ कर दिया है। मोइस ने फ़खरी अंदाज में अपनी कारदगी के बारे में बताया। मेरा बेटा। हाइका ने इसका सर थपका। चलो सिर्फ हम तीनों पर जोर दिए। वो जिब्रान को जला देने वाली निगाहों से देखती वहाँ से निकली। यार मैं बाप हूँ तुम्हारा। जिब्रान अब बच्चों की जानिब मुतवज्जह हुआ। मोइस मुंह बनाता आगे बढ़ा। जिब्रान ने आदम की जानिब आंखें टपटाई देखा। आदम मुस्कुराया। बाप की जानिब हाथ बढ़ाया। जिब्रान का सीना खुशी से फूला। इसने मोहब्बत से आदम को बाहों में उठाया। मगर ये क्या, अगले ही लम्हे आदम का मुक्का जिब्रान की आंख को सलामी दे चुका था। आह! जिब्रान चिल्लाया। फ़ौरन आदम को ज़मीन पर छोड़ा जो अब खुद गजीली निगाहों से बाप को घूर रहा था। चलो आदम, हमारे मम्मा वेट कर रही हैं हमारा। आदम का हाथ थामे मोइस बोला। माँ के कुछ लग तो भूलो मत। मैं ना होता तो ये माँ ना होती। कदम खुदा का, कल की आई माँ के खातिर परसों पुराना बाप छोड़ रहे हो। ये जो इतनी मामा लगा रखी है ना, मेरी वजह से मिली है ये मामा। तुम नाशुक्रों को नाशुक्री औलाद। जिब्रान इमोशनल होता ऊंची आवाज़ में चिल्लाया मगर जबान को ब्रेक लगी जब सपाट चेहरे लिए चाहेका को अपनी जानिब देखकर इसके हाथ पैर फूले थे। वो बेगम वो मैं तो। जबान को ताले लग गए। जिब्रान के नज़दीक टेबल पर मौजूद अपना मोबाइल उठाए। हाँ ये जा वो जा थी। कब से रुकी हुई सांस जिब्रान की बहाल हुई। इसको अभी ना मनाया तो पूरी ज़िंदगी जलील होना पड़ेगा। जिब्रान अकेला मत छोड़ इन गद्दारों मोइस और आदम के साथ। खुद से बड़बड़ाए वो भी इनके पीछे भागे। चले मामा। आदम को बीबी सीट पर बिठाया था। हाइका ने मोइस भी इसके साथ ही पीछे बैठ चुका था। जब वो हाइका से बोला, सर हिलाए। हाइका ड्राइविंग सीट पर बुरा जमान हुई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जिब्रान ने फ्रंट सीट संभाल चुका था। हाइका ने चौंका जबकि मोइस ने गुस्से से देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोइस ने सवाल किया।
क्या मतलब क्या कर रहा हूँ, साथ जा रहा हूँ तुम लोगों के। जिब्रान ने तेज़ी से सीट बेल्ट बांधी। जी नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, हम आपको कहीं नहीं लेकर जा रहे। मोहित चटक कर बोला, तुमसे इजाज़त मांग कर जाऊँगा। जिब्रान ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, फजूल के ड्रामे मत करो जिब्रान, और गाड़ी से उतरो। बच्चों के पार्क में तुम्हारा कोई काम नहीं, तो तुम्हारा भी नहीं है आइडिया बच्चों को नसरीन के पास साथ भेज देते हैं, खुद मैं, मेरी बेगम और लॉन्ग ड्राइव का क्या ख्याल है। जिब्रान के होठ मशरिक से मगरिब तक फैले। गाड़ी से उतरो फ़ौरन, हायका ने आंखों के जरिए इशारा किया। नहीं तुरूंगा, बिल्कुल भी नहीं, जो जी मैं कर कर देख लो। दोनों पाँव ऊपर उठाए। इसने कस कस सीट बेल्ट थाम ली थी। इसकी जिद पर घंटे टेके वो गाड़ी स्टार्ट के रास्ते पर निकाल चुकी थी। तिरछी निगाह अपने शौहर पर डाली, जो फ्रंट मिरर में नजर आते मोइस को बार बार जबान चढ़ाया जा रहा था, और मोइस के माथे पर नन्हे पल मजीद गहरे होते जा रहे थे। सर झटके बामुश्किल हायका ने अपनी मुस्कान रोकी थी।